क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस के इस दौर में हर कोई गुरु बन रहा है। सबको गुरु मत बनाइए। मैं इन दो पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक गुरु से ज्ञान मिले, दो से मिले केवल वाणी। एक गुरु से ज्ञान मिले, दो से मिले केवल वाणी। सबको गुरु अगर बना बैठोगे तो विद्या नहीं। चलिए, कल मैंने आप लोगों को बोला था कि कुछ प्रोसेसेस आपको साइकोमेट्री डायग्राम पे ड्रॉ करनी है और उनका इफेक्ट बाकी पैरामीटर्स पे देखना है। तो पहली प्रोसेस हमने ली थी, क्या थी? सेंसिबल हीटिंग। चलिए जी, सेंसिबल हीटिंग की अगर हम बात करें, सेंसिबल हीटिंग की लाइन इस प्रकार से ड्रॉ होगी। सही है या गलत है? सेंसिबल हीटिंग हो रहा है यानी कि डीबीटी बढ़ेगा। चलिए, लाइन 1-2 जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है सेंसिबल हीटिंग को। दोस्तों, अब इस पे मेरे को डिफरेंट पैरामीटर्स का इफेक्ट देखना था। सेंसिबल हीटिंग अगर हम करेंगे तो डीबीटी, डब्ल्यू कांस्टेंट रहेगा। एंथैल्पी पर क्या असर पड़ेगा? एंथैल्पी पर क्या असर पड़ेगा पहले अपन फॉर्मूले से देख लेते हैं, फिर अपन डायग्राम से देखेंगे। करेक्ट है। एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या है? Cp of air into dBT plus W times 2600 तो फॉर्मूले से हम लोग देख लेते हैं। जब हम सेंसिबल हीटिंग कर रहे हैं यानी कि हम डीबीटी बढ़ा रहे हैं, डीबीटी बढ़ रहा है और W जो है वो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एंथैल्पी बढ़ेगी। करेक्ट है। चलिए, इसी इफेक्ट को अपन अब देख लेते हैं डायग्राम पे। इसी इफेक्ट को हम डायग्राम पे देख लेते हैं। ये लाइन है H1 की और ये लाइन है कांस्टेंट एंथैल्पी H2 की। एम आई क्लियर? एंथैल्पी किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है? लेफ्ट टू राइट नहीं, ये हाँ, ये डायरेक्शन में अपना एंथैल्पी जो है वो इंक्रीज हो रहा है। इज इट क्लियर? तो H2 इज ग्रेटर देन H1। तो जब मैं सेंसिबल हीटिंग कर रहा हूं तो एंथैल्पी इंक्रीज होगा। चलिए, इसके बाद क्या इफेक्ट था? एंथैल्पी हो गया WBT। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन WBT? WBT कैसे निकालोगे? स्टेट 1 का WBT कहां मिलेगा मेरे को? स्टेट 1 का WBT निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? कांस्टेंट एंथैल्पी की लाइन ड्रॉ करूंगा, राइट? और यहां से मैं लाइन ड्रॉ कर दिया तो ये मेरे को मिल गया क्या? WBT ऑफ 1 और ये मेरे को मिलेगा WBT ऑफ 2। दैट इज WBT ऑफ 2। और सैम्पल हमको पता है कि कांस्टेंट WBT की लाइन, सॉरी कांस्टेंट एंथैल्पी की लाइन और कांस्टेंट WBT की लाइन सेम होती है, तो एंथैल्पी बढ़ रहा है, इसका मतलब WBT बढ़ेगा। WBT वेट बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज होगा।
द नेक्स्ट पॉइंट इज फाई. क्या इफेक्ट पड़ेगा फाई पे? फाई पर क्या असर पड़ेगा? फाई का फॉर्मूला क्या होता है? पीवी बाई पीएस. पहले फॉर्मूले से समझ लो. तो जब आप सेंसिबल हीटिंग कर रहे हो तो पीवी पर क्या असर पड़ रहा है? कुछ भी बोलते हो यार. W कांस्टेंट मतलब पीवी कांस्टेंट मतलब ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कांस्टेंट. पीवी कांस्टेंट है. अब आप क्या कर रहे हो? हीटिंग कर रहे हो. हीटिंग कर रहे हो यानी कि डीबीटी बढ़ रहा है. डीबीटी बढ़ेगा तो उसके करस्पॉन्डिंग पीएस जो है वो बढ़ेगा. पीएस जो बढ़ेगा इसका मतलब अगर आप सेंसिबल हीटिंग करोगे तो फाई कम होगा. क्लियर है? इसी को आप डायग्राम पे देख लो. ये लाइन जो है वो फाई इक्वल टू 1 की है. ये लाइन में भी शायद फाई इक्वल टू 0.8 की हो सकती है और ये लाइन में फाई और कम हो जाएगा. दैट इज फाई इक्वल टू 0.6. तो जब आप सेंसिबल हीटिंग कर रहे हो तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो रही है. इज दैट क्लियर? और क्या पैरामीटर था? स्पेसिफिक वॉल्यूम पर क्या असर पड़ेगा? कैसे? मास ऑफ ड्राई एयर बढ़ रहा है. क्या बोलते हो यार? मास ऑफ ड्राई एयर कहां से? तो मास ऑफ ड्राई एयर बढ़ रहा है. क्या कॉन्सेप्ट लगा देते हो? मास ऑफ ड्राई एयर कहां बढ़ रहा है? ना मास ऑफ एयर बढ़ रहा है ना मास ऑफ वेपर बढ़ रहा है. पीवी कांस्टेंट है. पीवी कांस्टेंट है तो पीए भी कांस्टेंट होगा. तो एमए और एमबी दोनों कांस्टेंट रहेगा. चलो पहले फॉर्मूले से देखो. पीवी इज इक्वल्स टू एम आर टी. राइट. मेरे को चाहिए वी बाई एम. दैट इज आर टी बाई पी. अब पीवी कांस्टेंट है तो पीए भी कांस्टेंट रहेगा. राइट. टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा. स्पेसिफिक वॉल्यूम की लाइंस को हम कैसे ड्रॉ करते हैं? इंक्लाइंट लाइंस रहती हैं. तो ये मेरे को मिला स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ V1 और ये येलो लाइन जो है, दूसरी येलो लाइन जो है वो V2 का स्पेसिफिक वॉल्यूम बता रही है. V1 एंड V2. क्या विच वन इज ग्रेटर? V2 इज ग्रेटर देन V1. राइट. तो साइकोमेट्री चार्ट अगर एक बार आप अच्छे से समझ लेते हो तो आपको कोई फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती. लेकिन फॉर्मूले भी मेरे को दिमाग में रखने हैं और साइकोमेट्री चार्ट को भी. थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो आते हैं उसको आप आसानी से साइकोमेट्री चार्ट के हिसाब से सॉल्व कर सकते हो. लेकिन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए चूंकि आपका साइकोमेट्री चार्ट रहेगा नहीं तो आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. राइट. चलिए अब मैंने एक चीज बोला था कि ये प्रोसेस को प्रैक्टिकली कैसे अचीव करूंगा. बहुत सिंपल है इसको करना. करेक्ट है. आप जिस रूम को जहां पे एयर को आप सेंसिबली हीट करना चाहते हो, जैसे मान लो इस रूम के एयर को मैं सेंसिबली हीट करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा? यहां पे सेंसिबल हीटिंग कैन बी अचीव्ड by using a heating coil and what should be the temperature of heating coil? Greater than the required dBT. सेंसिबल हीट कर रहे हो आप, सेंसिबल हीट कर रहे हो तो आपको एक रिक्वायर्ड डीबीटी होगा. मैं स्टेट 1 पे था, मुझे स्टेट 2 पे जाना था. तो कॉइल का टेम्परेचर क्या होना चाहिए?
हाँ, जो डिजायर्ड मेरा पॉइंट है उससे ज़्यादा मेरा कॉइल का टेम्परेचर होना चाहिए। राइट। अब यहां पे हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, कॉइल एफिशिएंसी। कॉइल एफिशिएंसी इज द एक्चुअल हीट ट्रांसफर इन द बाय द हीटिंग कॉइल। एक्चुअल हीट ट्रांसफर कितना हुआ? कौन से पॉइंट पे आपने हीट करना शुरू किया था? एंड कहां पे किया? तो एक्चुअल हीट ट्रांसफर कितना हुआ? T2 माइनस T1। मैक्सिमम कितना हो सकता था? TC माइनस T1। राइट। सो दैट इज डिफाइंड एज द कॉइल एफिशिएंसी। यहां पे हम एक और टर्म डिफाइन करते हैं, बाईपास फैक्टर। बाईपास फैक्टर इज नथिंग बट 1 माइनस कॉइल एफिशिएंसी। 1 माइनस कॉइल एफिशिएंसी। राइट बच्चों, क्लियर है ये? चलिए जी, the next process was sensible cooling. सेंसिबल कूलिंग कैसे लाइन ड्रॉ होगी? राइट बच्चों, डीबीटी पर क्या असर पड़ा? उसके लिए तो मेरे को डायग्राम की जरूरत ही नहीं है, कूलिंग लिख दिया, मतलब डीबीटी कम होगा। सेंसिबल लिख दिया, डीबीटी कम हो रहा है क्योंकि कूलिंग है। सेंसिबल लिखा है इसलिए डब्ल्यू कांस्टेंट है। फाई पर क्या असर पड़ेगा? फाई बढ़ेगा, एंथैल्पी, एंथैल्पी कम होगी। वेरी गुड। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, हाँ, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। वेरी गुड। वेट बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर कम होगा। वेरी गुड। स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम कम होगा। ठीक है बच्चों, तो दीज आर द पैरामीटर्स पे इन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये अपने को समझ में आया? यस नो? अब अगला इंपॉर्टेंट सवाल, सेंसिबल कूलिंग ऑब्टेन कैसे करेंगे? अरे बाबू, हीटिंग के लिए क्या किए थे? हाँ, तो कूलिंग के लिए रेफ्रिजरेटिंग कॉइल लगाना पड़ेगा, यानी कूलिंग कॉइल लगाना पड़ेगा। हीटिंग के लिए हीटिंग कॉइल लगाया, कूलिंग के लिए कूलिंग कॉइल लगाएंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? एंड व्हाट शुड बी द टेम्परेचर ऑफ कूलिंग कॉइल? बस इतना बोलना सफिशिएंट है सेंसिबल कूलिंग के लिए। चलिए लिखिए, फॉर सेंसिबल कूलिंग, सेंसिबल कूलिंग, cooling coils are required and the temperature of cooling coil should be greater than, क्या शुड बी ग्रेटर देन? कूल करना है, सेंसिबली कूल करना है, लेकिन टेम्परेचर कूलिंग कॉइल का ग्रेटर होना चाहिए। किससे? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। शुड बी ग्रेटर देन ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। वाई सो?
सैचुरेशन, अगर आप कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर ड्यू पॉइंट से कम कर देते हो तो एयर में जो वेपर है वो अब कंडेंस होना शुरू हो जाएगा। अगर कंडेंसेशन होगा तो मेरे को क्या चाहिए था, सेंसिबल। अब वो सेंसिबल नहीं रहेगा, कंडेंसेशन के कारण क्या हो जाएगा, W की वैल्यू, हाँ देखो दो, W की वैल्यू दो तरीके से चेंज होगी। या तो कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होगा तो W, कंडेंसेशन होगा तो W कम होगा, और इवेपोरेशन होगा तो W बढ़ेगा। दो ही तरीके से आप W की वैल्यू को चेंज कर सकते हो, आइदर बाय कंडेंसेशन आप डिक्रीज कर सकते हो और इवेपोरेशन के द्वारा आप W को बढ़ा सकते हो। क्लियर हुआ यह पॉइंट? तो यहां पे मेरे को कूलिंग कॉइल तो यूज करनी है, लेकिन चूंकि टर्म यहां पे सेंसिबल लिखा था इसलिए कूलिंग का टेम्परेचर जो है वो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से ज्यादा होना चाहिए। इज दैट क्लियर? What is coil efficiency? T1 minus T2 divided by T1 minus TC. 1 minus coil efficiency is the bypass factor. अगला प्रोसेस क्या था? हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन कैसे लाइन ड्रॉ होगी? इस प्रकार से लाइन ड्रॉ होगा, 1 से 2, ठीक है बच्चों। इफेक्ट क्या हो रहा है पैरामीटर्स पे हम पहचान सकते हैं। 5 पर क्या असर पड़ेगा? ठीक है, अभी तो सर अपन बोल सकते हैं, लेकिन एक्चुअल जो कंडीशंस होंगी उसके हिसाब से आप कांस्टेंट नहीं बोल सकते, एक्चुअल क्या कंडीशन आएगी। ठीक है, यहां पे अपन बोल सकते हैं कि फाई जो है वो डिक्रीज हो रहा है, पर इस डायग्राम के हिसाब से एक्चुअल जो प्रैक्टिकल जो कंडीशन होगी उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। हम 100% नहीं बोल सकते कि फाई यहाँ पे, अब ये ऐसा लाइन भी तो बन सकती थी ना, तो फाई बढ़ जाता। इसको अगर मैं इसका स्लैंट को कम कर दूं, अगर मोर अबाउट मैं इसको एक वर्टिकल लाइन की तरफ जाऊं तो फाई की वैल्यू बढ़ भी सकती है, और अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन की तरफ जाऊंगा तो ये लाइन का स्लोप क्या है, बात समझ में आ रही है बेटा? लाइन का स्लोप क्या है उस पर एक्चुअली डिपेंड करेगा कि फाई बढ़ेगा या फाई घटेगा। करेक्ट है? चलिए, एंथैल्पी पर क्या असर पड़ेगा? एंथैल्पी नेसेसरली इंक्रीज होगी। और क्या पॉइंट्स थे? स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम अगेन डिपेंड्स ऑन द स्लोप ऑफ द लाइन, अगेन जो है वो स्लोप ऑफ लाइन पे डिपेंड करेगा। और क्या था पैरामीटर? डीपीटी पे क्या असर पड़ेगा? ड्यू पॉइंट, थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बोला करो। हाँ, सीधी सी बात है यार, 1 पे डीपीटी निकालने के लिए ये लाइन गई, यहां पे आया और यहां पे डीपीटी मेरे को इधर मिल रहा है, तो डीपीटी बढ़ेगा, डीपीटी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहां पे हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन की जो प्रोसेस हो रही है, हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन की जो प्रोसेस हो रही है, यहां पे एंथैल्पी क्या हो रही है? बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है?
एंथैल्पी आप कैसे बढ़ा सकते हो मॉइस्ट एयर की? किन किन तरीकों से आप एंथैल्पी को बढ़ा सकते हो? या तो टेम्परेचर को बढ़ा के, क्या टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए भी मैं एंथैल्पी को बढ़ा सकता हूं? क्या टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए भी मैं एंथैल्पी बढ़ा सकता हूं? अरे फॉर्मूले पे ध्यान दो यार। एंथैल्पी का फॉर्मूला देखो, बड़ा सिंपल सा है। हाँ, पीवी बढ़ा के, डब्ल्यू बढ़ा के बेसिकली। अगर मैं डब्ल्यू को बढ़ा रहा हूं तो यहां पे आप डीबीटी को भी बढ़ा रहे हो। तो दो तरीके हैं एंथैल्पी को बढ़ाने के। एक तो आप डीबीटी को बढ़ा के एंथैल्पी को बढ़ा दो, और दूसरा ये हुआ कि आप डब्ल्यू को बढ़ा के एंथैल्पी को बढ़ा दो, राइट। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, मैं 3 लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, H1, H2, और मैंने बीच में एक पॉइंट और ले लिया, .3, और यहां से मैंने एक लाइन और ड्रॉ कर ली। H1 है यहां पे एंथैल्पी, यहां पे एंथैल्पी H3 है, और यहां पे एंथैल्पी H2 है। टोटल हीट गेन, टोटल हीट गेन इक्वल्स टू सेंसिबल हीट गेन, सेंसिबल हीट गेन प्लस लेटेंट हीट गेन। टोटल हीट गेन जो होता है वो होता है सेंसिबल हीट गेन प्लस लेटेंट हीट गेन। सेंसिबल हीट गेन यानी कि because of change in tribal temperature, and latent heat gain is because of increase in specific humidity। क्लियर हुआ? यहां पे एक फैक्टर होता है, एक फैक्टर होता है सेंसिबल हीट गेन फैक्टर, सेंसिबल हीट गेन फैक्टर। इस डायग्राम में सेंसिबल हीट गेन कितना हुआ है? तो सेंसिबल हीट गेन फैक्टर जो होगा वो हो गया H3 माइनस H1 डिवाइडेड बाय द टोटल हीट गेन। द टोटल हीट गेन इज H2 माइनस H1। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? चलिए, देन देयर इज अ फैक्टर कॉल्ड लेटेंट हीट गेन फैक्टर। क्या फॉर्मूला बन जाएगा लेटेंट हीट गेन फैक्टर का? H2 minus H3 divided by total heat gain, that is H2 minus H1। Is that clear? कितना परसेंटेज सेंसिबल हीट गेन हुआ है? जब हीट गेन हो रहा है, पहली लाइन में लिखा है तो क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। पहली लाइन में क्या लिखा है? दो तरीके से आप हीट गेन कर रहे हो, तो आपको सेंसिबल हीट गेन फैक्टर अगर 60% आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि 60% हीट जो है वो सेंसिबल हीट के फॉर्म में आ रही है, और 40% हीट जो है वो लेटेंट हीट के फॉर्म में आ रही है। और क्या बताएगा? के थ्रू हीटिंग नहीं की गई है, वो एक्चुअल प्रोसेस तो कुछ भी हो सकती है। मैं अभी बता रहा हूं कि .1 से .2 पे मैं पहुंचा, कैसे पहुंचा रास्ता मेरे को नहीं मालूम, वो रास्ता कोई भी तरीका हो सकता है ना। मैं 1 से 2 पे पहुंचा तो एंथैल्पी बढ़ी, क्यों बढ़ी? क्या सिर्फ लेटेंट हीट के कारण बढ़ी? क्या सिर्फ सेंसिबल हीट के कारण बढ़ी? नहीं, यहां पे सेंसिबल हीट भी आया। तो अब ये सेंसिबल हीट गेन फैक्टर मेरे को बता रहे कितना परसेंट सेंसिबल हीट आया है और कितना परसेंट लेटेंट हीट है, राइट। 1 से 2 पे जा रहे हो, यू आर श्योर कि एंथैल्पी इज गोइंग टू इंक्रीज, बट इन विच मैनर इट इज गोइंग टू इंक्रीज? एक और लाइन देख लो यहां पे, सपोज कोई प्रोसेस है,
1 से 2, क्या एंथैल्पी बढ़ी? कैसे बढ़ी? वर्टिकल लाइन है। यहां पे 100% जो एंथैल्पी का गेन हुआ है वो लेटेंट हीट के कारण हुआ है। तो जब आपकी एंथैल्पी बढ़ रही है, अब मान लो ये वाली लाइन थी जैसे अपन पहले देखे थे, सेंसिबल हीटिंग जब अपन किए थे, जब हम सेंसिबल हीटिंग किए थे तो एंथैल्पी बढ़ी थी, वहां 100% एंथैल्पी बढ़ी थी सेंसिबल हीट के कारण। तो सेंसिबल हीट गेन फैक्टर या लेटेंट हीट गेन फैक्टर आपको यह बता रहा है कि जो एंथैल्पी बढ़ रही है उसमें कितना परसेंट सेंसिबल हीट का है और कितना परसेंट लेटेंट हीट का है। चलिए जी, अब ये प्रोसेस को प्रैक्टिकली कैसे ऑब्टेन करेंगे? क्या करना है? डीबीटी बढ़ाना है और ह्यूमिडिफिकेशन भी करना है। कैसे ऑब्टेन करेंगे इसको? एयर को बॉयलर के ऊपर से ले जाओगे। यहां पे प्रैक्टिकली कैन बी अचीव्ड by spraying hot water दोस्तों, अगर आप हॉट वाटर स्प्रे कर रहे हो जिसका टेम्परेचर ड्राई बल्ब टेम्परेचर से ज्यादा है, ठीक है, और एयर सैचुरेटेड नहीं है, तो क्या होगा? हॉट वाटर आप स्प्रे कर रहे हो जिसका टेम्परेचर डीबीटी से ज्यादा है, तो डीबीटी भी बढ़ेगा। और चूंकि एयर सैचुरेटेड नहीं थी तो क्या होगा? सैचुरेटेड नहीं थी तो जो वाटर आपने भेजा है वो इवेपोरेट होगा और ह्यूमिडिटी को बढ़ाएगा। तो हॉट वाटर को स्प्रे करके हम हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन को ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर ऑफ वाटर शुड बी क्या होना चाहिए? टेम्परेचर ऑफ वाटर शुड बी ग्रेटर देन डीबीटी। टेम्परेचर ऑफ वाटर शुड बी ग्रेटर देन डीबीटी। वाटर स्प्रे करके हम बहुत सारी प्रोसेसेस को अचीव करते हैं। चलिए, देन द नेक्स्ट प्रोसेस वाज हीटिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। हीटिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन हीटिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन कैसे लाइन ड्रॉ होगी? सही ड्रॉ किया हूं? ठीक है, मैं डायरेक्टली आ जाता हूं कि ये प्रोसेस को हम कैसे ऑब्टेन करेंगे। ये प्रोसेस को हम कैसे ऑब्टेन करेंगे, तो ये प्रोसेस का नाम है केमिकल, इसको हम कहते हैं केमिकल डीह्यूमिडिफिकेशन। केमिकल डीह्यूमिडिफिकेशन केमिकल, अब केमिकल का नाम मेरे को याद नहीं है, आप लोग चेक कर लेना बुक से एक बार या नेट पे चेक कर लेना। केमिकल इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब वेपर फ्रॉम द एयर। तो केमिकल ने एयर से वेपर एब्जॉर्ब कर लिया,
बस इतना ही काम होगा और आपकी जो प्रोसेस है हीटिंग और डिह्यूमिडिफिकेशन की वो कंप्लीट हो जाएगी। मेरे को समझाओ कैसे कंप्लीट होगी। केमिकल ने क्या किया, वेपर एब्जॉर्ब किया, तो इतना तो मेरे को समझ में आया कि डिह्यूमिडिफिकेशन होगा। इतनी बात समझ में आ रही है नहीं? केमिकल रख दिया कि केमिकल ने वेपर को एयर से एब्जॉर्ब कर दिया तो डिह्यूमिडिफिकेशन हुआ, इसमें मेरे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन यही करना सिर्फ एक केमिकल को यूज करके हम ना सिर्फ ह्यूमिडिफिकेशन को ऑब्टेन करेंगे बल्कि वहां पे हीटिंग भी होगी। कैसे? चलो हिंट लिख देता हूं। दिस प्रोसेस इज एडियाबेटिक। अब बताओ बच्चों, बेटा प्रोसेस एडियाबेटिक है। ये प्रोसेस जो है वो रिवर्स है, जिस पे डिजर्ट कूलर ऑपरेट करता है। डिजर्ट कूलर क्या करता है, वाटर को वेपर में कन्वर्ट करता है। जब वो वाटर को वेपर में कन्वर्ट करता है तो डब्ल्यू की मात्रा बढ़ती है एयर में, और वो डब्ल्यू जो बढ़ता है यानी कि लेटेंट हीट बढ़ता है, वो कैसे आता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर कम होता है। यहां पे उसका उल्टा हो रहा है। यहां पे क्या हुआ, डब्ल्यू एब्जॉर्ब हो गया, वेपर जो है वो एब्जॉर्ब हुआ। वेपर जब एब्जॉर्ब होगा तो क्या करेगा, डब्ल्यू कम करेगा, वो तो करेगा ही। वेपर जब एब्जॉर्ब होगा तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को रिलीज करेगा। यस नो? तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को रिलीज करेगा तो क्या होगा, डीबीटी बढ़ेगा। भाई फॉर्मूला देखो, H इक्वल टू एच ए प्लस डब्ल्यू टाइम्स एच वी है नहीं जी। डब्ल्यू कम होगा तो क्या होगा, एच ए बढ़ेगा, सिंपल सा बात है, डीबीटी बढ़ेगा। करेक्ट है। चलिए, इस प्रोसेस का एंथैल्पी पर क्या असर पड़ेगा, एंथैल्पी पर क्या असर पड़ेगा। अभी तो अपन डिस्कस किए एडियाबेटिक प्रोसेस है यार, ना हीट लिया ना हीट दिया, तो एंथैल्पी जो है इट हैज टू बी कांस्टेंट। एंथैल्पी जो है वो कांस्टेंट रहेगा। इज इट क्लियर? चलिए, द नेक्स्ट प्रोसेस वाज कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। कैसे ड्रॉ करूंगा लाइन, कूलिंग करना है, एंथैल्पी पर क्या असर पड़ेगा, नेसेसरली एंथैल्पी कम होगी। और यहां पे भी एंथैल्पी दो तरीके से कम हो रही है, एक सेंसिबल हीट कम हो रही है और दूसरा लेटेंट हीट कम हो रही है। इज दैट क्लियर? चलिए जी, अब प्रैक्टिकली कैसे ऑब्टेन करेंगे, डिस्कस कर चुके हैं इसको अपन। हाँ भाई, कोल्ड वाटर फेंकेगा तो ह्यूमिडिफिकेशन हो जाएगा, डीह्यूमिडिफिकेशन कैसे होगा, कोल्ड वाटर फेंकेगा तो क्या होगा, तो क्या करना है यहाँ पे, चल बोल सही रहा है लेकिन आंसर नहीं पता तेरे को। पहला तरीका आप कर सकते हो, स्प्रेडिंग कोल्ड वाटर, लेकिन वाटर से तो ह्यूमिडिफिकेशन होना चाहिए, यहां मेरे को डीह्यूमिडिफिकेशन करना है।
तो कैसे होगा? अरे क्यों नहीं होगा यार? टेम्परेचर ऑफ वाटर मस्ट बी लोअर देन डीपीटी। हाँ, तो वाटर स्प्रे करके हमने कौन सी प्रोसेस देखी? पहले हम कर सकते थे हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन बाय स्प्रेइंग वाटर, और कूलिंग और डीह्यूमिडिफिकेशन के लिए भी मैं वाटर स्प्रे करके अचीव कर सकता हूं, लेकिन कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर ऑफ वाटर अभी डीपीटी से कम होना चाहिए। दूसरा तरीका, यूजिंग अ कूलिंग कॉयल। यूजिंग अ कूलिंग कॉयल, क्या करेंगे उस कॉयल का? कूलिंग कॉयल यूज करके तो हमने सेंसिबल कूलिंग ऑब्टेन की थी, लेकिन यहां मेरे को क्या चाहिए? कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। तो अरे बाबू, जब सेंसिबल कूलिंग किया था तो कूलिंग कॉयल का टेम्परेचर आपने क्या रखा था? डीपीटी से ज्यादा। क्यों रखा था डीपीटी से ज्यादा? डीपीटी से कम कर देते तो फिर डीह्यूमिडिफिकेशन चालू हो जाता। तो यहां मेरे को क्या करना है? तो क्या करना चाहिए? यूजिंग अ कूलिंग कॉयल हुज टेम्परेचर मस्ट बी लोअर देन डीपीटी, whose temperature is less than dpt. Right? चलिए, now the next process is cooling and humidification. Cooling and humidification. क्या 1 2 और 1 3, 1 2 और 1 3 क्या दोनों कूलिंग और ह्यूमिडिफिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यस नो, जल्दी बोलो यार। दोनों प्रोसेस कूलिंग और ह्यूमिडिफिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक प्रोसेस जो होगा वो कूलर में होगा, और एक प्रोसेस जो होगा वो एसी में होगा। कौन सा प्रोसेस एसी में होगा? अरे बड़ा सिंपल है यार, बताना। 1 2 एसी में होगा। अरे गधे हो यार। 1 2 में एंथैल्पी कांस्टेंट है। एंथैल्पी कहाँ कांस्टेंट रहती है? कूलर में एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है। तो 1 2 वाली जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं, 1 2 वाली जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं एडियाबेटिक बेटिक कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन फिकेशन और इवेपोरेटिव इवेपोरेटिव कूलिंग। इवेपोरेटिव कूलिंग कहां ऑब्टेन होगा? कैसे ऑब्टेन होगा? स्प्रेइंग water in the air,
वाटर को स्प्रे करके, जो रूम टेम्परेचर पे वाटर है या जो एम्बिएंट टेम्परेचर पे वाटर है उस वाटर को स्प्रे करके, देखो अगर आप चिल्ड वाटर स्प्रे करोगे जिसका टेम्परेचर डीपीटी से कम होगा तो क्या हो जाएगा, तो कूलिंग और डिह्यूमिडिफिकेशन हो जाएगा। हॉट वाटर अगर आप स्प्रे करोगे, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है कि वाटर स्प्रे करके कि हम अलग अलग प्रोसेस को ऑब्टेन कर सकते हैं। हॉट वाटर अगर हम स्प्रे करेंगे तो हॉट वाटर करोगे तो डिह्यूमिडिफिकेशन होगा, ह्यूमिडिफिकेशन होगा और साथ में क्या होगा, हीटिंग भी होगा। और यदि आप रूम टेम्परेचर पे या एम्बिएंट टेम्परेचर पे वाटर स्प्रे करते हो तो दैट विल कॉज क्या, ह्यूमिडिफिकेशन एंड कूलिंग। इसको हम कहते हैं एडियाबेटिक कूलिंग और ह्यूमिडिफिकेशन। इज इट क्लियर? इसके लिए मेरे को कोई रेफ्रिजरेटिंग कॉइल की जरूरत नहीं है ना। दूसरा प्रोसेस था 1-3, requires a cooling coil जब मैं कूलिंग कॉइल की बात कर रहा हूं इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, रेफ्रिजरेटिंग कॉइल्स की, है ना। तो यहां पे मेरे को चाहिए कूलिंग कॉइल एंड स्प्रेइंग वाटर और spraying cold water whose temperature क्या होना चाहिए, whose temperature must be greater than dpt, must be greater than dpt, क्योंकि dpt से कम हो जाएगा तो फिर वो डिह्यूमिडिफिकेशन कर देगा। इज दैट क्लियर? बन गया ये सवाल? राइट डाउन। डीबीटी डीबीटी और डब्ल्यूबीटी मेरे को दिया है 40 डिग्री और 28 डिग्री। आपको कैलकुलेट करना है डब्ल्यू फाइव एंड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर एंड एंथैल्पी। क्या है डब्ल्यू? 024 नहीं 0.0189 आ रहा है। चलो चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। मेरे को डब्ल्यूबीटी दिया है, डब्ल्यूबीटी दिया है 28 डिग्री सेंटीग्रेड, करेक्ट है। तो ये 28 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ से ये पॉइंट मेरे को मिला 0.2, ठीक है। 0.1 कैसे लोकेट करूंगा, आइसेंथेल्पिक लाइन ड्रॉ किया और यहां से लाइन ड्रॉ किया 40 डिग्री की। ये मेरा स्टेट 1 है, क्लियर। एंथैल्पी एट 1 इक्वल टू एंथैल्पी एट 2, एंथैल्पी एट 2 इज इक्वल टू सीपी ऑफ एयर इंटू 28, 0.2 पे टेम्परेचर 28 डिग्री है, प्लस W2 2600 प्लस 1.88 इंटू 28, राइट। what is W2?
0.622। पीएस एट 28 डिग्री सेंटीग्रेड कितना है? पीएस एट 28 और आपका जो प्रेशर दिया है वो 103 दिया है ना, 1.03। तो प्रेशर हो गया 103 माइनस पीएस। तो पीएस कितना आया? पीएस कितना है 28 डिग्री सेंटीग्रेड के करस्पॉन्डिंग? 3.778 केपीए। करेक्ट है? यस नो? तो यहां से मेरा W2 आ गया। कितना आया W2? 0.23। तो बेटा ये तो W2 है ना, मेरा स्टेट तो 1 है। मेरा स्टेट तो 1 है, मेरे को W1 निकालना है, W2 थोड़ी ना। करेक्ट है? यहां पे कितना आ रहा है? 0.024। ठीक है, तो यहां से मेरा H2 आ जाएगा। कितना आया H2? निकालो। फोर्टी पे फाइव का वैल्यू मेरे को पता नहीं है, लेकिन 28 पे मेरे को मालूम है फाइव इक्वल टू 1 है। फाइव इक्वल टू 1 है मतलब मेरे को क्या मालूम है? पीवी इक्वल टू पीएस है, ऐसा मेरे को मालूम है। इसलिए मैं 0.2 पे एंथैल्पी निकाल रहा हूं, और 0.2 पे एंथैल्पी और 0.1 पे एंथैल्पी विल बी सेम। लेट्स कैलकुलेट H2। सही कैलकुलेट कर रहे हो? एक मिनट यार जरा। एक मिनट ना, ये अरे यार सॉरी, मैंने आपको फॉर्मूला गलत लिखा दिया है थोड़ा सा। एंथैल्पी का फॉर्मूला में जहाँ 2600 है ना, उसको 2500 कर लो। जहां पे भी एंथैल्पी का फॉर्मूला लिखा है उसको करेक्ट कर लीजिए। 2600 नहीं है, वो 2500 है। W इंटू 2600 प्लस 1.88 लिखा है ना, तो 2600 की जगह 2500 करना है उसको। कितना आ रहा है? 89 पॉइंट। हाँ करेक्ट है, वेरी गुड। तो ये अपना आ गया H2 89.4 किलो जूल पर केजी ऑफ डी ए। राइट, अब यहां पे आपको एंथैल्पी निकालनी थी, तो एंथैल्पी मेरी आ गई। कैसे आ गई? H1 इक्वल टू H2, तो दैट इज 20, सॉरी कितना, 89.4। अब 89.4 इक्वल्स टू Cp ऑफ एयर इंटू 40 प्लस W1 इंटू 2500 प्लस 1.88 इंटू 40। करेक्ट है? तो यहां से W1 का वैल्यू कितना है? 0.019। राइट, वेरी गुड। 0.019 kg पर kg ऑफ डी ए। W निकल गया मेरा। अब क्या निकालना था मेरे को? फाई कैलकुलेट करना है। तो फाई कैलकुलेट करने के लिए क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? पीवी निकालना पड़ेगा। तो पीवी कैसे आएगा?
W1 इक्वल टू 0.622 PV डिवाइडेड बाय 102 माइनस 103 है, 103 माइनस PV। तो यहां से मेरा PV आ जाएगा। इज दैट क्लियर? PV आ रहा है, PV आ रहा है आपका 0.03 यानी कि 3.04 किलो पास्कल। दैट इज द वैल्यू ऑफ PV। इज दैट क्लियर? चलो, W1 निकल गया। अब PV निकल गया, अब मेरे को फाई चाहिए। फाई हो गया PV बाई PS। PS कितना आ रहा है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे है PS 7.52 7.5। हाँ ठीक है, इसमें 7.52 ही है। तो फाई का वैल्यू जो आ रहा है वो आपका 40% आ रहा है। क्लियर है? अब मेरे को और क्या कुछ कैलकुलेट करना है क्या? DPT कैसे निकालोगे? DPT हाँ जी, फाई इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्या कर रहा है यार, बिल्कुल पढ़ता नहीं है घर में तू जाके। DPT निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये PV निकाला हूं 3.04, इसके करस्पॉन्डिंग जाके मेरे को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? सैचुरेशन टेम्परेचर। हाँ तो सिंपल सी बात है, PV के करस्पॉन्डिंग मेरे को TS निकालना है। दैट वुड बी, अच्छा TS की वैल्यू आई 30, क्या ये सही है? DPT आया 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इज इट राइट और रॉन्ग? वाई रॉन्ग? 28 से कम आएगा। WBT से मेरा DPT कम आएगा, तो सही वैल्यू आ रही है DPT की। DPT का वैल्यू इसने निकाला, देख लो उसमें चेक कर लो ना, इसमें स्टीम टेबल पे चेक कर लो, इसने निकाला नहीं है। देख लेते हैं कितना टेम्परेचर अपना PV कितना आया था। PV कितना आया था? 3.04 है ना, तो 0.03 कितना आ रहा है? 24.1। हाँ वही 24 और 25 के बीच में आएगा। राइट राइट, ठीक है। तो PV मेरे को मालूम चल गया, तो यहाँ से मेरा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आ गया। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज इक्वल टू 24 डिग्री सेंटीग्रेड। इज दैट क्लियर? अभी जो डिस्कस किया है वो क्लियर है? अभी आप एक काम करेंगे, घर जाके गेट के जितने क्वेश्चन हैं साइकोमेट्री के, वो सारे क्वेश्चन ट्राई करेंगे। कल अपन क्लास में डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। तो कल मैं क्वेश्चन देके आपको सॉल्व करने का टाइम नहीं दूंगा। बात समझ में आ रही है? क्या करना है अपने को? आज जाके ट्राई कर लेना है। क्लियर है? बुक है ना आप लोगों के पास में? पिकेनाग नहीं, पिकेनाग में गेट के क्वेश्चन थोड़ा मिलेंगे। गेट मिनटर की किताब ऐप से डाउनलोड नहीं की हो तो ऐप पे जाके डाउनलोड उसको कर लो। जितने गेट के क्वेश्चंस हैं वो आपने सॉल्व करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। कल फिर फटाफट अपन सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कल क्वेश्चन लिखेंगे और उसका सॉल्यूशन अपन लिखेंगे। तो वो ट्राई करने वाला काम जो है वो आज आपको घर जाके कर लेना है। कल अपन सीधा सॉल्यूशन उसका डिस्कस करेंगे। चलो ठीक है, फिर कल करते हैं।